अगर कोई एक चीज़ है जो आपके ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती है तो वो है ट्रेंड लाइंस करेक्टली ड्रॉ करना और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स करेक्टली आइडेंटिफाई करना। ये वो जोन्स होते हैं, ये वो लेवल्स होती है जहाँ से प्राइजेस यूजुअली रिएक्ट करती है, जहाँ से प्राइजेस अपना डायरेक्शन चेंज करती है, जहाँ से ट्रेंड्स चेंज होते हैं। हो सकता है अगर आप किसी लॉन्ग ट्रेड में हो और प्राइस ऊपर जाते जाते किसी रेजिस्टेंस लेवल को हिट करती है तो वो स्टॉक बड़ी तेज़ी से नीचे गिरने लग सकता है। अगर आप किसी शॉर्ट ट्रेड में हो, अगर आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया है तो प्राइस नीचे गिरते गिरते किसी सपोर्ट लेवल को हिट करके बड़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है। और इससे बड़ी बात, अगर आपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट को सही से ट्रेड किया तो वो आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकती है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि ये सपोर्ट लेवल्स, ये रेजिस्टेंस लेवल्स, ये ट्रेंड लाइंस करेक्टली आइडेंटिफाई कैसे करें, करेक्टली ड्रॉ कैसे करें। वो सपोर्ट लेवल्स, वो ट्रेंड लाइंस, वो रेजिस्टेंस लेवल्स जो बाकी सारे लोग भी फॉलो कर रहे हैं उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कैसे करें। ये कैसे पता लगाए कि कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सी ट्रेंड लाइन वीक है और कौन सी स्ट्रांग है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 3 ऐसे बोनस टिप्स भी दूंगा जिसकी वजह से आपका ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग बहुत ईजी और बहुत असरदार हो सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करें। तो चलिए देखते हैं ट्रेंड लाइंस होती क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते क्या है और वो बनते क्यों है। जैसे कि आपको पता ही होगा, प्राइजेस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, राइट। मार्केट में प्राइजेस जब भी मूव करती है वो ट्रेंड्स में मूव करती है। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है और ये ट्रेंड्स हमेशा चेंज भी होते रहते हैं। कोई भी ट्रेंड हमेशा कंटिन्यूअस रहता नहीं है, वो कभी ना कभी जाके चेंज होता है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स बड़े क्लियरली दिखेंगे। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक डाउन ट्रेंड है, इस पॉइंट से यहाँ तक एक अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर से एक अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड आया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर वापस अप ट्रेंड आया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डाउन ट्रेंड चेंज हुआ एक अप ट्रेंड में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक अप ट्रेंड चेंज हुआ एक डाउन ट्रेंड में। तो ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आता है और बीच में कभी कभी साइडवेज मूवमेंट भी आती है। अब इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में प्राइस ना तो ऊपर गई ना नीचे गई, ये साइडवेज मूवमेंट करते रही। 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मूवमेंट, जिसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमको नोट करनी चाहिए कि ये सारे ट्रेंड्स जो होते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, इसमें प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। हर ट्रेंड के बीच में आपको छोटे छोटे स्विंग्स भी दिखेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस थोड़ी नीचे आई, यहाँ से प्राइस फिर से थोड़ी नीचे आई, यहाँ से प्राइस फिर से थोड़ी नीचे आई। अगर हम ऐसे ही अगर देखेंगे इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड को, तो इस अप ट्रेंड में भी कुछ डाउन मूवमेंट है। ये एक मूवमेंट हो गया, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। तो हर ट्रेंड में छोटे छोटे माइनर ट्रेंड्स भी होते हैं जिनको हम स्विंग्स कहते हैं और इन स्विंग्स का एक स्विंग हाई होता है, स्विंग लो होता है। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट स्विंग हाई है, ये पर्टिकुलर पॉइंट स्विंग हाई है, दिस इज योर स्विंग हाई, दिस इज योर स्विंग हाई। और वैसे ही ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका स्विंग लो है, ये स्विंग का लो है, ये लोएस्ट पॉइंट है स्विंग का। ऐसे ही ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स के बीच में माइनर ट्रेंड्स होते हैं जिनको स्विंग्स कहा जाता है और उन स्विंग्स का स्विंग हाई होता है, स्विंग लो होता है। और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है साइडवेज मूवमेंट या कंसोलिडेशन में भी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे भी भले ही वो साइडवेज मूवमेंट हो लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगी, कुछ अपवर्ड मूवमेंट दिखेगी, कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगी, कुछ अपवर्ड मूवमेंट दिखेगी। तो यहाँ पे भी आपको इन स्विंग्स के स्विंग हाई मिलते हैं और स्विंग लोज मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते कैसे हैं, आइए वो समझते हैं। लेट्स से कोई एक स्टॉक है जो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, जिसकी प्राइजेस नीचे जा रही है कुछ इस तरह से। फिर एक ऐसी लेवल आती है और वो लेवल कोई भी हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो सकती है, कोई राउंड लेवल हो सकती है, या हो सकता है कि मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से सेलिंग बंद होकर बाइंग शुरू हुई, या हो सकता है ये कोई प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, एक्चुअली सपोर्ट एरिया हो जिसकी वजह से
सेलिंग बंद होके बाइंग शुरू हो गई, या फिर हो सकता है इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में कुछ चेंज हो गया जिसकी वजह से सडनली बहुत सारा बाइंग इंटरेस्ट आ गया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिखेगा कि थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में इस स्टॉक के लिए। और जैसे ही ये स्ट्रेंथ दिखने लगती है, और स्ट्रेंथ दिखना मतलब क्या, बायर्स आ गए, सेलर्स से ज़्यादा बायर्स हो गए, तो यहाँ पे न्यू बायर्स ने एंट्री ली जो इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखना शुरू होता है, ये जो सारे लोग थे, ये सेलर्स जो ऊपर से यहाँ तक सेल करके लेके आए थे, इन सारे सेलर्स का भी कोई प्रॉफिट एरिया या प्रॉफिट टारगेट होगा, उनको भी अपना अपना पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा कभी ना कभी। ये स्ट्रेंथ जैसे ही दिखने लगती है तो जिन्होंने जिन्होंने इस स्टॉक को शॉर्ट किया था वो भी एग्जिट करने लग जाता है। एग्जिट करने का मतलब उनको फिर बाय करना पड़ेगा। सो ये जो ओल्ड सेलर्स थे ये भी बाय करने लगते हैं। न्यू बायर्स तो बाय कर ही रहे, ओल्ड सेलर्स भी बाय करने लगता है। इसकी वजह से इस स्टॉक को और स्ट्रेंथ मिलती है और प्राइजेस और ऊपर जाते रहती है। अब इससे और एक चीज़ क्या होती है, ये जो न्यू बायर्स है जिनको बाय करना है, हो सकता है सारे लोगों की बाय ऑर्डर्स प्लेस तो हो गई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिनको ये स्टॉक खरीदना था लेकिन इस लेवल पे खरीदना था, और क्योंकि स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर चला गया तो उनको उनके प्राइजेस पे वो पर्टिकुलर स्टॉक मिला नहीं, तो वो उन्होंने मिस कर दिया बाय करना। वो अभी भी मार्केट में वेट कर रहे हैं कि जब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल पे वापस आएगा तब मैं फिर से बाय करूंगा। तो वो हो गए हमारे वो बायर्स जिन्होंने अब तक एंट्री नहीं ली है। पुराने सेलर्स ने एग्जिट कर लिया, नए बायर्स ने बाय कर लिया और प्राइजेस ऊपर जाते गई। अब होता यह है कि एक फिर से ऐसी लेवल आती है, और वो लेवल कोई भी हो सकता है। वी विल टॉक अबाउट दोज लेवल्स। वो साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, वो कोई राउंड नंबर हो सकता है, वो कोई ऐसा प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है जहाँ से पहले प्राइस ने कभी तो टर्न किया था। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब जिन्होंने नए बायर्स ने जिन्होंने बाय किया था, सारे के सारे बायर्स तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते, हो सकता है उनमें से कोई स्विंग ट्रेडर्स हो। अब ये स्विंग ट्रेडर्स का भी एक प्रॉफिट टारगेट होगा, तो ये नए बायर्स को एक किसी लेवल पे अपना प्रॉफिट टारगेट मिलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। बायर्स को प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब है उनको सेल करना पड़ेगा, तो एक किसी लेवल पे जाके सेलिंग शुरू हो जाती है। सेलिंग शुरू होने की वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अब जैसे ही नीचे गिरने लगता है, जो भी सेलर्स, जो भी बायर्स थे जिन्होंने बाय किया था, वो चाहे फिर इन्वेस्टर्स हो या स्विंग ट्रेडर्स, अगर मोमेंटम या स्ट्रेंथ कम होती है तो उन सबको डर लगने लगता है। तो बहुत सारा सेलिंग, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा सेलिंग शुरू हुआ इसीलिए और ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यू होता है और ये स्टॉक वापस नीचे गिरने लगता है। अब जैसे जैसे ये नीचे गिरता है और वापस इस लेवल पे आता है, अब इस लेवल पे क्या था, हमने बात की थी कुछ ऐसे बायर्स थे जिनको ये स्टॉक खरीदना था इस लेवल पे, लेकिन वो लास्ट टाइम मिस कर गए, उनकी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही उनकी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है, स्टॉक को फिर से स्ट्रेंथ मिलती है, और ये स्ट्रेंथ मिलने की वजह से स्टॉक वापस ऊपर जाने लगता है। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाने लगता है, ये जो यहाँ पे न्यू सेलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, इनको डर लगने लगता है। अब इनको डर लगने की वजह से वो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस दे के बाहर निकल जाएंगे या फिर उनका प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे, और उनका बाहर निकलने का मतलब है उनको बाय करना पड़ेगा। तो वो लोग भी यहाँ पे वापस बाय करने लगता है, स्टॉक और ऊपर जाता है। ये मोमेंटम, ये स्ट्रेंथ देख के वापस कुछ न्यू बायर्स आते हैं जो बाय करते हैं। ओल्ड सेलर्स थे वो अपना स्टॉप लॉस देंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उसकी वजह से स्टॉक और ऊपर जाता है, और ये ऐसे कंटिन्यू जाते रहता है वापस इस लेवल तक। अब जब स्टॉक यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे फिर से सेम चीज़ रिपीट होती है। हो सकता है जो ओल्ड बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक करे, राइट, न्यू सेलर्स ऐड हो क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अच्छी लेवल है, यहाँ से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है, उनकी वजह से वापस स्टॉक नीचे आने लगता है, और ये चीज़ कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से आपको स्विंग हाई और नीचे स्विंग लोज मिलते रहते हैं, और ऐसा एक साइडवेज ट्रेंड बनता है जो हमने उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में देखा था। सो चलिए क्लैरिटी के लिए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लेट्स से कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ, न्यू बायर्स आए जिन्होंने बाय किया, ओल्ड सेलर्स जो थे जिन्होंने यहाँ से सेलिंग की थी
उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाने लगी ये सेलर्स और डरने लगे और वो फिर से और ज़्यादा बाय करने लगे और प्राइस और ऊपर जाते गई और ऊपर जाते गई। एक लेवल पे ऐसे होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि ये अच्छी लेवल है शॉर्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स। तो यहाँ पे न्यू सेलर्स एंट्री करते हैं जो सेल करते हैं और जैसे ही वो सेल करना शुरू होता है स्टॉक थोड़ा नीचे आने लगता है। जैसे स्टॉक नीचे आने लगता है ये जो हमारे बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था इनको भी लगता है कि ओके अब मोमेंटम खत्म हो गया, अब स्ट्रेंथ खत्म हो गई तो हमने एग्जिट करना चाहिए। तो ये जो बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक वापस नीचे आता है। इन सारी रीजंस की वजह से स्टॉक वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही वो वापस इस लेवल पे आता है होता यह है कि ये जो बायर्स थे जिनका ऑर्डर लास्ट टाइम मिस हो गया था बाय करना, जो वेट कर रहे थे इस लेवल पे मैं फिर से बाय करूंगा, उनके ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं और एग्जीक्यूट हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक को फिर से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। ये स्ट्रेंथ मिलने की वजह से ये जो सेलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इनको डर लगने लगता है तो वो अपना न्यू सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिसकी वजह से ये और ऊपर जाता है और ये ऐसे ऊपर जाते 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 वापस इस लेवल पे आता है। यहाँ पे वापस प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर न्यू सेलिंग होता है, स्टॉक वापस नीचे आता है और ये ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहता है तब तक जब तक या तो रेजिस्टेंस लेवल से या तो सपोर्ट लेवल से स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता। तो ये एक्चुअली हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये पर्टिकुलर लाइन हो गया आपका सपोर्ट एरिया, क्योंकि प्राइस नीचे आते वक्त यहाँ पे सपोर्ट लेती है और डायरेक्शन चेंज करके अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को मीट करती है जिसकी वजह से और ऊपर जा नहीं पाती और नीचे आना शुरू कर देती है। सो ऐसे बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज। अब ये जो दो लाइंस है ये लाइन और ये लाइन इनको अगर हॉरिजॉन्टल रखने की जगह पे हम थोड़ा सा टिल्ट कर दे जैसे लाइक दिस। अब हुआ क्या, स्टॉक नीचे आया इस लेवल पे, वही न्यू बायर्स आए, ओल्ड सेलर्स ने एग्जिट किया, वापस बाइंग हुई, स्ट्रेंथ मिली, ऊपर गया। अब जब किसी एक पॉइंट से वापस सेलिंग शुरू हो जाती है तो प्राइस तो जो बायर्स है वो इस लेवल पे आने का वेट भी नहीं करते। इस लेवल पे आने के थोड़ा पहले से ही जिनके जिनके ऑर्डर्स मिस हो गए थे, जिनका जिनका बाइंग मिस हो गया था, वो थोड़ा पहले से ही उस लेवल के कुछ पॉइंट ऊपर या कुछ परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर से ही बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस यहाँ से टर्न नहीं होती, उसके थोड़ा ऊपर से ही टर्न हो जाती है और यहाँ से बाइंग शुरू हो जाता है। वापस सेलर्स आते हैं, नीचे लेके आते हैं, वापस थोड़ा ऊपर से ही बाइंग शुरू हो जाता है और ये प्राइस वापस ऊपर जाती है और ये सेम चीज़ कंटिन्यू होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमको पहले एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट मिला था, अभी उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की जगह पे हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है और इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेती है और डाउन ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एक स्विंग जो नीचे जा रहा था अभी वो स्विंग चेंज होके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ठीक इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन, अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये हमारा स्विंग लो था, ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग लो है। हमने सारे स्विंग लोज को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया तो हमको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल गई। ऐसे ही अगर प्राइजेस के ऊपर वाले एंड्स की बात करें, ये है स्विंग हाई, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका स्विंग हाई है, ये आपका स्विंग हाई है। इन सारे स्विंग हाइज को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हो तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है जो फिर से एक ट्रेंड लाइन है। सो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह भी काम करती है और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। अगर प्राइजेस के ऊपर आप कोई ट्रेंड लाइन बनाते हो तो वो ट्रेंड लाइन एक्ट करती है एक रेजिस्टेंस की तरह, और अगर प्राइजेस के नीचे हम कोई ट्रेंड लाइन बनाते हैं स्विंग लोज या ट्रेंड लोज कनेक्ट करके तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। सो हमने देखा कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, हमने देखा कि स्विंग्स क्या होते हैं। हर स्विंग को एक स्विंग हाई होता है, एक स्विंग लो होता है। ये सारे स्विंग हाइज को अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। सारे स्विंग लोज को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। अगर वो ट्रेंड लाइन प्राइजेस के नीचे है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है, अगर वो ट्रेंड लाइन प्राइजेस के ऊपर है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और ट्रेंड लाइंस अप स्लोपिंग हो सकती है, डाउन स्लोपिंग हो सकती है, या फिर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो सकती है।
अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक्चुअल चार्ट्स में कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं ताकि ये आइडिया और क्लियर हो जाए। अब सबसे पहली बात, सी लाइन बनाने के लिए बेयर मिनिमम 2 पॉइंट्स लगते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट पर देखोगे, ये अगर आपका एक पॉइंट है, ये अगर आपका एक पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया तो हमको एक लाइन मिलती है। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड लाइंस। अब ये ठीक है या नहीं है, बराबर है या गलत है, इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करते हैं, लेकिन कोई भी लाइन बनाने के लिए हमको क्या लगता है, 2 पॉइंट्स। तो अगर आप कोई भी दो हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, स्विंग के हाई या ट्रेंड के हाई, और कनेक्ट करके एक लाइन बनाते हो, तो वो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम और कुछ लाइंस देखेंगे, यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका एक पॉइंट हो गया, इनको कनेक्ट कर दिया तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। वैसे ही अगर वापस यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका एक पॉइंट हो गया, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक और लाइन मिल गई। वैसे ही अगर डाउन स्लोपिंग की बात करें, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, इनको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। और ऐसे आप कितनी भी ट्रेंड लाइंस बना सकते हो किसी भी दो स्विंग हाइज या स्विंग लोज को कनेक्ट करके। ये सारी वैलिड ट्रेंड लाइंस है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब भी हम ट्रेंड लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हमने विक ज्वाइन करने चाहिए या शेडोज ज्वाइन करने चाहिए या फिर कैंडल की बॉडीज को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइंस बनानी चाहिए। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का। सी ट्रेंड लाइंस जो होती है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि प्राइस एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ही डायरेक्शन चेंज करे या अपना मूवमेंट चेंज करे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन में काम करते हैं। तो अगर लेट्स से कोई एक स्टॉक है जिसका रेजिस्टेंस लेवल 100 रुपीज़ पे है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्राइस 100 रुपीज़ पे जाके ही फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है वो 99.5 पे चेंज हो सकता है वो डायरेक्शन चेंज 100.5 पे हो या फिर 101 पे भी हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन की तरह काम करते हैं। तो इट डजेंट मैटर आप विक लेके ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाते हो या फिर कैंडल की बॉडी को लेके ट्रेंड लाइन बनाते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वो जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए। सी हम हमेशा ट्रेंड लाइन्स की बात करते हैं, एक अच्छी ट्रेंड लाइन की बात करते हैं जिस ट्रेंड लाइन को मैक्सिमम टचेज हो। और टचेस का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पर्टिकुलर लाइन आपको बताऊँ, अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे एक टच है, दिस इज अनदर टच, ये आपका थर्ड टच, ये आपका फोर्थ टच, ये आपका फिफ्थ टच। सो जितने ज़्यादा कैंडल के पॉइंट्स उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करते हैं उतनी स्ट्रॉन्ग वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन होती है। ओके और ये टचेस किस चीज़ के हो सकते हैं, ये टचेस हो सकते हैं आपके ओपनिंग पॉइंट के, आपके हाईएस्ट पॉइंट के, आपके लोवेस्ट पॉइंट के, या फिर आपके क्लोजिंग पॉइंट के। इन चार प्राइस पॉइंट, कैंडल के ये चार प्राइस पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अगर उस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो उसको एक टच माना जा सकता है। सो ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन या ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन वो होती है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स टच करते हो। चलिए और कोई चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट में फिर से ये आपका एक पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। अब देखिए प्राइस कभी इस ट्रेंड लाइन तक वापस आई ही नहीं, वो कंटिन्यूस यहाँ से अप ट्रेंड में जा ही रही है विदाउट एवर कमिंग बैक टू द ट्रेंड लाइन। वो भी ठीक है। अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे गई और वापस ऊपर आई। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ओवरलैप कर रही है प्राइस। तो ऐसा ओवरलैप इज ऑल्सो ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इस ओवरलैप की वजह से आपकी ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। अगर मैक्सिमम पॉइंट्स इसको टच कर रहे हैं दैट इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं पे विक टच हो रहा है, कहीं पे बॉडी टच हो रही है, दैट इज ऑल्सो ओके। सी जब मैं बोलता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या ओके है, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है कि प्राइस रिएक्ट करके अपना डायरेक्शन चेंज करे। और जैसे जैसे आप ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करते रहोगे, आप मल्टीपल ट्रेंड लाइंस प्लॉट करते रहोगे, वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपको समझने लगेगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन को आप वैलिड ट्रीट कर सकते हो और कौन सी ट्रेंड लाइन को आप वैलिड ट्रीट नहीं कर सकते। टचेस की भी अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्ट टच होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। अगर ऐसी कोई ट्रेंड लाइन है और अगर प्राइस यहाँ तक आके वापस जाती है बिना टच किए, फिर भी इसको आप एक वैलिड स्विंग हाई मान सकते हो। अगर कभी कभी प्राइस थोड़ा ऊपर जाके भी रिएक्ट करती है और वापस आती है, फिर भी आप इसको एक वैलिड ट्रेंड लाइन मान सकते हो
बिकॉज जैसा मैंने बोला 100 पे ही चेंज हो ज़रूरी नहीं, हो सकता है 99 पे चेंज हो सकता है 101 पे चेंज हो, लेकिन पॉइंट यही है कि 100 के आसपास प्राइस ने रिएक्ट किया तो एक लाइन की जगह पे मेरा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो ये जो पूरा जोन है ये मेरा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, जहाँ पे मैं वेट करूँगा या तो प्राइस यहाँ से चेंज हो या यहाँ से चेंज हो या यहाँ से चेंज हो, और तीनों जगह से कहीं से भी अगर चेंज हुई तो दैट इज स्टिल वैलिड फॉर मी, आई कैन स्टिल ट्रेड। आपको जब भी चार्ट पे ट्रेंड लाइंस बनानी है आप मल्टीपल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करिए टू स्टार्ट विथ। जब आप ट्रेंड लाइन बनाना जस्ट शुरू कर रहे हो, जितनी बना सकते हो उतनी ट्रेंड लाइंस बना लीजिए, किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके। और फिर जब आपको देखना है कि इनमें से वैलिड ट्रेंड लाइन से सबसे अच्छी ट्रेंड लाइन कौन सी है, तो आप वो ट्रेंड लाइन रखिए फाइनली जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर रही है। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, राइट। और बिकॉज ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, इसीलिए अगर प्राइजेस अप ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड लाइन हमेशा उस पर्टिकुलर ट्रेंड के नीचे बनाइए। जैसे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, तो दिस इज एन अप ट्रेंड, राइट। तो अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं ये ट्रेंड के नीचे ट्रेंड लाइन बनाऊं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं इस डाउन ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाऊं। अब ऐसा क्यों? अगर मुझे रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, इनकेस आई वांट टू ट्रेड फॉर रिवर्सल, तो मैं वेट करूंगा कि ये डाउन ट्रेंड खत्म होके अप ट्रेंड कब शुरू हो। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक मिला तो ये डाउन ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। इन द सेम वे, और ये मुझे तभी पता चलेगा जब डाउन ट्रेंड के ऊपर जो मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ विच एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट शुरू करेगी तब। आइए इसके आगे कुछ बोनस टिप्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड लाइन के स्लोप की। यूजुअली ट्रेंड लाइन का स्लोप जितना कम हो वो उतनी ज़्यादा अच्छी या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मानी जाती है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देखोगे, लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। अगर मैं ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये आपको दिखेगा कि बहुत स्टीप, ऑलमोस्ट वर्टिकल एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ऐसे सीधा ऊपर। सेम वे अगर ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो बहुत वर्टिकल सी, बहुत स्टीप स्लोप रहने वाली एक ट्रेंड लाइन बन गई। ऐसी ट्रेंड लाइन यूजुअली ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड करने में बहुत काम में आती है। सो जितना स्टीप स्लोप हो उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का, अगर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है तो आपने उसको ट्रेंड के साथ ट्रेंड करने के लिए नहीं, ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ये अप ट्रेंड जैसे ही चेंज हुआ, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट उतना ही आपको डाउन ट्रेंड भी दे दिया, उतना ही प्राइस ने डाउनवर्ड मूवमेंट भी दे दिया। सेम वे यहाँ पे ये अप ट्रेंड उतना ही आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी मिल गया, उससे नीचे भी चला गया। बिकॉज सी, जो बहुत स्टीप ट्रेंड्स होते हैं वो बड़े जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जब वो चेंज होते हैं तो वो ऑलमोस्ट उतनी डाउनवर्ड मूवमेंट भी आपको दे देते हैं। सेम वेज अगर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड है और बहुत स्टीप ट्रेंड है, प्राइजेस बहुत तेज़ी से फॉल हुई है, नीचे गई है, और अगर वो ट्रेंड चेंज हुआ तो ऑलमोस्ट उतनी ही स्पीड से वो ट्रेंड चेंज होने के बाद आपको अप मूव मिलता है। सो जितना स्टीप ट्रेंड हो उतने जल्दी वो ख़त्म होके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही बड़ी मूवमेंट यूजुअली दे देता है। अगर इसके अपोजिट हम बात करें थोड़ा नॉर्मल स्लोप जिस ट्रेंड लाइन का है उस ट्रेंड लाइन के बारे में, लेट्स सी आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कंपैरेटिवली ये ट्रेंड लाइन उतनी स्टीप स्लोप की नहीं है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल नहीं है, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। इसका एंगल, सपोजिटली ये एंगल, पहला जो हमने देखा था ट्रेंड लाइन इसके पहले, वो ऑलमोस्ट ऐसी थी, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन थोड़ी कम स्लोपिंग है, और इसीलिए ये जब भी यहाँ पे टच करती है प्राइस आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट वापस दे रही है, और ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है फॉर अ लॉन्गर टाइम। इवन थोड़ा नीचे जाने के बाद भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और ड्रास्टिक डाउनवर्ड मूवमेंट भी नहीं मिली। तो अगर आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है तो वो ट्रेंड लाइन चूज करिए जिसका स्लोप थोड़ा कम हो, और अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है तो वो ट्रेंड लाइन कंसीडर कीजिए जो बहुत स्टीप स्लोप, जिस ट्रेंड लाइन का स्लोप बहुत स्टीप हो। तो ये होगी फर्स्ट बोनस टिप। सेकंड चीज़, हमको ये भी देखना पड़ता है कि जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है, या फिर वो वीक हो चुका है। अब ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है, लेट्स से
अब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ट्रेंड लाइन है, अगर प्राइस पहली बार यहाँ से टर्न होके ऊपर गई, फिर वापस आके टर्न होके ऊपर गई, अब ये 2 पॉइंट्स मिले, इसीलिए हम एक ट्रेंड लाइन बना पाए। अब जब प्राइस वापस यहाँ पे थर्ड टाइम आके डायरेक्शन चेंज करती है, दैट इज ऑल्सो गुड, इट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। जब फोर्थ टाइम आती है, ये फिर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना रहता है, लेकिन जब प्राइस फिफ्थ टाइम आती है, यहां से ट्रेंड लाइन वीक होना शुरू हो जाती है। फिफ्थ टच के साथ ट्रेंड लाइन वीक होना शुरू हो जाती है, और जितने ज़्यादा बार प्राइस उसी पॉइंट पे आके या उसी ट्रेंड लाइन पे आके डायरेक्शन चेंज करेगी, रिएक्ट करेगी, उतनी वीकनेस उस ट्रेंड लाइन में आते रहती है। सो बोलने का मतलब यह है कि किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को, सपोर्ट एरिया को या ट्रेंड लाइन को प्राइस जितनी ज़्यादा बार हिट करती है, उतना कमज़ोर या उतनी वीक वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर जोन होते रहता है, और जितनी ज़्यादा बार ये इसको टच होते रहेगा, उतना ये वीक होते रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे हमको ट्रेंड लाइन मिलती है। थर्ड पॉइंट इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, फोर्थ टच इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, फिफ्थ ऑनवर्ड्स थोड़ा वीकनेस बढ़ने लगता है, सिक्स्थ इज अगेन और ज़्यादा वीक, और ये वीकनेस बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आती है जब प्राइस इसको नीचे ब्रेकआउट दे देती है। सो अगर आपको ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करना है विथ द ट्रेंड, तो वैसी ट्रेंड लाइन देखिए जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन्स है। थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच आर गुड। अगर आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है, तो वो ट्रेंड लाइन्स देखिए जहां पे 4 से ज़्यादा टचेस हो चुके हैं। फिफ्थ टच, सिक्स टच, सेवन टच, दोज आर गुड पॉइंट्स फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग। और इसी से रिलेटेड है थर्ड बोनस टिप एज वेल, ये है ब्रेकआउट के लिए। अगर कोई ट्रेंड लाइन है अप स्लोपिंग, और इस ट्रेंड लाइन पे बहुत बार टच करने के बाद लेट्स से प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, अब बहुत बार बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये ब्रेकआउट तो मिस हो गया, कभी तो प्राइस वापस इस लेवल पे आएगी तब मैं सेल करूंगा, या तब तक मैं वेट करता हूं, तब तक मैं मेरा स्टॉक सेल नहीं करूंगा। अब ये कब करना चाहिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे हमने बोला ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग कब तक रहती है, तब तक जब तक थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच होता है, उसके बाद वो वीक होते रहती है। अगर ये ब्रेकआउट फिफ्थ टच के बाद हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और प्राइस कभी इस लेवल तक वापस आएगी ही नहीं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट आपको थर्ड टच पे मिलता है या फिर फोर्थ टच पे मिलता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ब्रेकआउट के पास इसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए वापस एक बार आए, जहाँ पे आपको फिर से एक सेलिंग का चांस या एग्जिट का चांस मिल सकता है। सो द पॉइंट इज, अगर थर्ड टच पे ब्रेकआउट देता है, अगर फोर्थ टच पे ब्रेकआउट देता है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वापस उस ब्रेकआउट लेवल तक आएगी और फिर डिसाइड करेगी कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, ब्रेकआउट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवन टच पे ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट यूजुअली फेल नहीं होता और ट्रेंड चेंज हो जाता है। और इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करने के लिए भी। ओके, सो आई होप कि आपको ट्रेंड लाइन का, रेजिस्टेंस एरिया का, सपोर्ट एरिया का इंपॉर्टेंस पता चल गया, आप समझ पाए, और आप ये भी समझ पाए कि ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कैसे करते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन्स वीक होती है, कौन सी ट्रेंड लाइन्स वैलिड होती है, कौन सी ट्रेंड लाइन्स या सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया में स्ट्रेंथ होती है। अब ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने में भी। लेकिन ट्रेडिंग कभी भी, और सीरियसली ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे पे नहीं करनी चाहिए। स्टैंड अलोन ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि ट्रेंड लाइन्स को आप बाकी चीज़ों के साथ, फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ या चार्ट पैटर्न्स के साथ या फिर कुछ और इंडिकेटर्स के साथ एग्जैक्टली ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब, सो दैट आपको पता चलेगा जब भी वो ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने वाला वीडियो रिलीज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो प्लीज़ गो हेड एंड लाइक द वीडियो, और इस वीडियो को आपके उन ट्रेडर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो पाए। एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंक्लिरी एकेडमी, साइनिंग ऑफ।